स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेडिकल सर्जिकल का नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो कि बेसिकली हम सबको पता होता है, बट डिटेल्स में और क्लासिफिकेशन में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज हाइपरटेंशन? हम जनरली कह देते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है, कि बीपी का बढ़ जाना, लेकिन कितना लेवल हो कि हम उस कंडीशन में कहें कि दैट इज द हाइपरटेंसिव पेशेंट, कि ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है, और किन वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। आज हम इस टॉपिक में ये सब पढ़ेंगे। तो हमारा हाइपरटेंशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, जो बीपी का बढ़ जाना होता है, हम मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जनरली जो नॉन मेडिकल लोग होते हैं, हम वही वर्ड यूज करते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है या बीपी की शिकायत है, बट इन मेडिकल टर्म हाई ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं क्या? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज अ कंडीशन, ये वो कंडीशन है जिसमें कि इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द आर्टरी, मतलब जब ब्लड प्रेशर आर्टरी में ब्लड प्रेशर क्रोनिकली एलिवेटेड, जो प्रेशर है आर्टरीज में वो काफ़ी लंबे समय से बढ़ता हो, एलिवेट हो जाए, बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगी कि जो नॉर्मली हमारा हाइपरटेंशन हम देखते हैं कितना होता है हमारा, नॉर्मली 120/80 mmHg हम हाइपरटेंशन की रेंज को देखते हैं, नॉर्मली लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू WHO और अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन से भी, हार्ट एसोसिएशन के थ्रू भी। तो हमारा क्या है, बीपी हमारा होता है 120/80। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इसको क्या कहेंगे, 120 वाला क्या है, 80 मतलब ये चीज़ें क्या है, तो 120 जो बीपी होता है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला बीपी होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। गॉट इट? जहाँ से बीपी की रिदम्स सुननी स्टार्ट होती है। हम आज पहले तो हम बीपी चेक करते थे स्पाइरोमैनोमीटर से, लेकिन आजकल डिजिटल बीपी अपरेटस भी आ गए हैं। तो नॉर्मल बीपी होता है हमारा 120/80। तो जब डायस्टोलिक किस कंडीशन को कहते हैं और सिस्टोलिक किस कंडीशन को कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज द कंडीशन व्हेन वी से सिस्टोलिक मेजरमेंट। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, दैट इज द कंडीशन वी कैन से द डायस्टोलिक प्रेशर। गॉट इट? जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया उस कंडीशन को हम कहेंगे सिस्टोलिक, और जब हार्ट ने रिलैक्स किया उस कंडीशन को कहेंगे हम डायस्टोलिक। गॉट इट? अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। नॉर्मल बीपी मैंने आपको बता दिया है 120/80, सिस्टोलिक किसे कहते हैं और डायस्टोलिक किसे कहते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है, 120/80 हमारा नॉर्मल माना जाता है। देन हमने इसको 3 कैटेगरी में रखा है, प्री हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 एंड हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2। तो प्री हाइपरटेंशन हम कब कहेंगे? जब बीपी 120 से 139 तक रहेगा, उस कंडीशन को कहेंगे हम प्री हाइपरटेंशन की। अभी पेशेंट हाइपरटेंशन की कैटेगरी में नहीं आया है, बट वो बॉर्डर लाइन पे है। बॉर्डर लाइन पे है कि अगर वो कुछ प्रिकॉशंस को रखते हुए अगर रखे तो वो अभी हाइपरटेंसिव होने से बच सकता है, लेकिन पेशेंट को हम कहेंगे कि यू हैव ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो आप बहुत जल्दी ही हाइपरटेंसिव हो सकते हैं और हाइपरटेंशन के मरीज बन सकते हैं। तो हमारा प्री हाइपरटेंशन आ जाएगी हमारी बॉर्डर लाइन। तो कितना, 120/130 हो गया हमारा कौन सा? सिस्टोलिक, दैट इज द सिस्टोलिक। एंड डायस्टोलिक हमारा क्या आ जाएगा? 80 to 89 डायस्टोलिक बीपी रहेगा हमारा। कितना? 80 to 89। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेज 1 की। फर्स्ट वन स्टेज हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 1। हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 1 कौन सी होगी? जब बीपी 139 से अबाव और ज़्यादा चला जाएगा, मतलब कि 140 से 159 या 160 तक भी हम कह सकते हैं। जब बीपी 140 से 159 के बीच में रहेगा, देन दैट इज द स्टेज 1 हाइपरटेंशन स्टेज 1। और सिस्टोलिक बीपी कौन सा? 90 to 99।
जैसे कि अगर हमारा बीपी 144 से हमारा बीपी 196 है, देन वी कैन से दैट इज द स्टेज 1 हाइपरटेंशन की। ये हमारी स्टेज हो गई 1 के बीपी 140 से ज़्यादा है और 160 तक है, तो वो हमारी कैटेगरी रहेगी स्टेज 1। सिस्टोलिक बीपी 140 से लेके 160 तक रहा है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक वाला हमारा चला गया बाई चांस 90, 96, 98 और 99 तक हमारा रहेगा सिस्टोलिक। तो जैसे फॉर एग्जांपल 140/96 है तो हमारी स्टेज 1 कैटेगरी है। देन स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 2, व्हेन द सिस्टोलिक बीपी इज हायर देन 160। अगर हमारा सिस्टोलिक बीपी 160 से ज़्यादा जाता है तो उस कैटेगरी को हम कहेंगे स्टेज 2। When the systolic BP and the diastolic BP is higher than 100, for example 160/100 is the stage 2, or 170/100 or 110 may be, that is the stage 2। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? स्टेज 2 हाइपरटेंशन। गॉट इट? तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन। अब फिर से हम देख लेते हैं नॉर्मल बीपी हमारा कितना है 120, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 80। देन प्री हाइपरटेंशन मतलब जो कि हमारी बॉर्डर लाइन है उसको हम कब कहेंगे? अगर बीपी सिस्टोलिक बीपी 120 या 126 है, 128 है और 126 136 आ गया है तो वो सिस्टोलिक बीपी तो हमारा आ जाएगा बॉर्डर लाइन पे, और डायस्टोलिक बीपी रहेगा 80, 86 में भी 84, तो वो हमारी काउंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 126/86 इज द बॉर्डर लाइन। अब हम बात कर रहे थे स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर की 140 से 160 में भी सिस्टोलिक, 140 से 160 और 156 जो भी वो, और डायस्टोलिक बीपी रहे हमारा 90, 94, 96 और टिल 99, तो वो ये स्टेज हमारी कौन सी रहेगी? स्टेज 1। देन स्टेज 2 अबाउ 160 मतलब 160, 170 कितना भी हो सकता है वो 160 से ज़्यादा सिस्टोलिक रेंज में, और डायस्टोलिक रेंज में 100 या 100 से ज़्यादा, तो ये रहेगी हमारी स्टेज 2 हाइपरटेंशन की स्टेज 2। तो ये थी हमारी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। देन अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन की टाइप्स क्या होते हैं? हाइपरटेंशन के टाइप्स हमने टाइप्स को 2 टाइप्स में रखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में देख लेते हैं हम। अगर इसकी बात करते हैं टाइप्स में, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में वो कॉजेज आ जाते हैं जो कि मोस्ट कॉमन कॉजेज रहता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ही ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। इसमें कोई एग्जैक्टली कॉजेज हाइपरटेंशन का नोन मतलब आइडेंटिफाई नहीं है। एक तो ये सबसे पहले प्राइमरी जो कॉज है वो 90% केसेस में कौन सा मिलता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन। देन इसका जो एग्जैक्टली कॉज है वो अननोन है, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड स्टडीज हमने देखा है कि ये ज़्यादातर रिस्क फैक्टर उन लोगों में देखा गया है जो कि है हमारे ओल्ड एज हो गई है हमारी, या पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, या पेशेंट को अदर डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, फूड हैबिट उसके सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी है, देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, तंबाकू, एक्सेसिव स्मोकिंग। तो ये सब कारण है कि जिसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन हुआ है, बट एग्जैक्टली कॉज आइडेंटिफाई नहीं है। तो स्टडी से हमने देखा ओल्ड एज, डाइटरी हैबिट्स, डायबिटीज मेलाइटस हुआ हमारा, ओबेसिटी, देन
स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ये है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो इसमें हमने क्या देखा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन एक तो 90% केसेस में हमने देखा है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन ही देखने को मिलता है, जिसकी एग्जैक्टली कारण नहीं पता है कि वो क्यों होता है। बट सम रिसर्च और स्टडी से हमने देखा है कि ज़्यादातर किन लोगों में देखने को मिला है कि जो कि एज रिलेटेड हो, एक एज के बाद, देन वो बहुत ज़्यादा मोटे हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, फूड डाइटरी हैबिट्स ऐसी है कि फास्ट फूड अपने खाने में बहुत ज़्यादा लेते हैं, देन सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, जिनका खाने में जो नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड तंबाकू का यूज़ करना, और ज़्यादातर जो कॉफ़ी कैफीन मतलब जो चाय और कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन देखा है। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? Then secondary hypertension have high blood pressure caused by an underlying condition, जो कि क्या है, जिसको हम secondary hypertension कहते हैं। It appear suddenly and cause high blood pressure than does primary hypertension, जो कि बहुत सारी conditions ऐसी हैं, medications हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हुआ है। कि कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं या कुछ हम मेडिकेशंस ऐसे लेते हैं किसी और चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो कि क्या करता है, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और जिससे पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है। तो वो कंडीशंस कैसी हैं, जैसे रीनल पैरेन्काइमल डिजीज हुआ, और रीनल मतलब आर्टरीज जो है वो नैरो हो गई है, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर बढ़ गया है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो गया है। देन प्रेगनेंसी भी एक रीजन है, प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, देन उसके बाद हम देख लेते हैं कशिंग सिंड्रोम और सर्टेन मेडिकेशंस। कशिंग सिंड्रोम जब कोर्टिसोल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, देन कशिंग सिंड्रोम। सर्टेन मेडिकेशंस में हमारी कौन सी मेडिकेशंस आ जाएगी, जैसे कि डीकंजेस्टेंट हम कफ के लिए जो हम लेते हैं, या बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो पिल्स हम मेडिकेशंस लेते हैं, उसकी वजह से अगर ये, और हम सेकंड जो पेन को ओवर द काउंटर पेन रिलीवर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि बीपी को अगर हम कंटिन्यूस पेन को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सेसिवली पेन किलर्स लेते हैं तो क्रोनिकली हाइपरटेंशन का रीज़न बन सकती है। और कुछ अदर इलीगल ड्रग्स भी हैं जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं होती और नहीं भी होनी चाहिए, और जिसकी वजह से क्या है बीपी हाई हो सकता है, वो जैसे कि कोकीन हमारा हुआ और सम अदर मेडिकेशंस है जो कि बीपी को बढ़ा सकती हैं। तो ये था हमारा अबाउट द सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से, कुछ अदर कंडीशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से बीपी एलिवेट हो सकता है, और वो क्या क्या है हमारा कोरेक्शन ऑफ अरोटा, रीनल पैरेन्काइमल डिजीज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रेगनेंसी, कशिंग सिंड्रोम, सर्टेन मेडिकेशन, अदर इलीगल मेडिकेशंस, तो जिसकी वजह से क्या है सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अब हम बात करते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल
मैनिफेस्टेशन इसमें क्या क्या रहेंगे? हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट का, एक तो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर इसमें क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपका नॉर्मल इवन स्टेज 1 और प्री हाइपरटेंशन स्टेज है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो इसमें एक तो इसको इसलिए लोग इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं क्योंकि जब तक बीपी बहुत ज़्यादा एलिवेट नहीं हो जाता तो इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते हैं। देन हाइपरटेंशन में हमारा क्या क्या रहेगा? लाइट हेडेक, सीवियर हेडेक, डिजीनेस और फटीग रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, डिजीनेस रहेगा, मे बी एपिटेक्सिस। एपिटेक्सिस क्या होता है? एपिटेक्सिस होता है नोज ब्लीडिंग, सीवियर हेडेक, डिजीनेस, कंफ्यूजन, फटीग, मे बी समटाइम पेशेंट फेंट भी हो सकता है, पेशेंट को फेंटिंग भी हो सकती है, चेस्ट पेन रहेगा पेशेंट को, इरेगुलर हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेगुलर हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन पेशेंट को रहेगा। देन एंड इसमें एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखनी है कि पेशेंट ओपनली क्या करते हैं कि नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द हाइपरटेंशन कि वो दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो अगर उस वजह से मतलब पेशेंट ने ट्रीटमेंट नहीं लिया है और सिम्टम बहुत ज़्यादा अराइज हो गए हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो कि हमने देखे हैं कि कुछ इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे कि हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर, TIA, ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक, किडनी फेलियर हो सकता है, आई डैमेज हो सकती है। देन हमारा लेग पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कॉजिंग लाइक लेग पेन विद वॉकिंग, मतलब लेग में पेन रहेगा वॉकिंग के टाइम पे, आई डैमेज हो सकती है, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे मतलब कंप्लीट आई लॉस, विजन लॉस हो सकता है। देन किडनी फेलियर, TIA और स्ट्रोक भी पेशेंट हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर क्रोनिकली एलिवेटेड रहता है BP, तो ये ऑर्गन डैमेज हमारे हो सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारा सबसे सही जाएगा इसमें हमारा BP मॉनिटरिंग, टिल्ट टेबल टेस्ट। टिल्ट टेबल टेस्ट क्या होता है? टिल्ट टेबल टेस्ट एक एग्जामिन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि अनडायग्नोज्ड BP एलिवेशन के लिए हम करते हैं। ये हाइपरटेंशन में भी करते हैं और ये हम हाइपोटेंशन में भी करते हैं। पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटा के उसको इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, IV लाइन लगा देते हैं। देन ये हमारा हाइपरटेंशन में भी होता है और हाइपोटेंशन में भी होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम इसमें कराएंगे, ECG और डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो क्या BP मॉनिटरिंग हम इसमें करेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे और फैमिली हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है या कोई अदर कोएग्जिस्टिंग ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से BP बढ़ रहा है। देन और फैमिली हिस्ट्री में हम फैमिली की हिस्ट्री लेंगे कि आप की फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं है। ECG हम कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कंप्लीट चेस्ट एक्सरे भी हम इसमें करेंगे।
तो ये हमारे हो जाएंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अबाउट द हाइपरटेंशन। देन अब बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जाएंगे डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या, डायरेटिक्स में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फ्यूसामाइड, लैसिक्स, जो कि सोडियम के लेवल को कम करेगा। जितना ज़्यादा हम यूरिन पास आउट करेंगे सोडियम उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो सोडियम आपको पता है कि सोडियम हमारा बीपी को एलिवेट करता है, तो इसकी वजह से हमें सोडियम का लेवल कम करना है थ्रू द डायरेटिक्स। नेक्स्ट हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स to reduce the workload of the heart. ACE inhibitor, calcium channel blocker, एस इनहिबिटर देंगे हम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, जो मसल हार्ट की मसल्स है उनको रिलैक्स करता है। एस इनहिबिटर रिलैक्स द ब्लड वेसल इन ब्लॉकिंग फॉर्मेशन ऑफ ए नेचुरल केमिकल दैट नैरो द ब्लड वेसल्स। वैसोडाइलेटर देंगे कि क्या ये क्या करेगा, मेडिकेशन वर्क डायरेक्टली ऑन द मसल ऑफ द हार्ट आर्टरी टू प्रिवेंटिंग मसल टाइटनिंग में ये मसल टाइटनिंग को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। वैसोडाइलेटर डायलेशन करेगा। बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर। देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स। तो ये हमारे कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि हम इसमें हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर एंड अल्फा ब्लॉकर। तो अदर थेरेपी में हम क्या करेंगे, अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो अगर पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो हम उसमें मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं कि पेशेंट को हम बोलेंगे कि अगर आप ओबेज हैं तो वेट रिड्यूस करना है, सोल्ट का इनटेक कम करना है खाने में, और एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। देन रेगुलरली आपको फॉलोअप करना है, अपना मेजरमेंट जो है बीपी का वो करते रहना है। सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, देन अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। तो ये हमारा हो जाएगा नर्सिंग मैनेजमेंट और द हेल्थ एजुकेशन फॉर द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हाइपरटेंशन। होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस